वेलकम टू बिहार एडुका। चलिए, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म का जीएस का टेस्ट 1। ठीक है, और चलिए प्रैक्टिस करते हैं बिना कोई समय गवाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग पर आधारित है। असर्शन और रीजनिंग का जब भी क्वेश्चन आए ना, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो पहला वाला स्टेटमेंट है उसको पढ़ने के बाद, है ना, पढ़ना है क्योंकि। ठीक है, क्योंकि पढ़ने के बाद दूसरा पढ़ना है। अगर मतलब निकल रहा है, अगर मीनिंग निकल रहा है कि हाँ बात ठीक लग रहा है, तो भाई पहला ऑप्शन सही होगा। या दूसरे वाले को पढ़ने के बाद पहले वाले को पढ़ना, इसलिए दूसरे वाले को पढ़ के इसलिए पढ़िए, ये वाली बातें पहला वाला अगर तब भी बात बन रही हो तो समझेंगे कि भाई ठीक है ना, क्वेश्चन पहला वाला आंसर सही है। जब कोई गलत हो जाएगा तब तो बहुत आसान है। अगर मान लीजिए पहला गलत हो जाएगा तो पहला गलत हो जाएगा मतलब डी आंसर डायरेक्ट मार देंगे। अगर तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है, तो भाई पहला सी वाला आंसर आ जाएगा। लेकिन मुद्दा कहाँ फंसता है, ए और बी में हम कहाँ कंफ्यूज हो जाता है, जब हम लोग को पूरा पता नहीं चलता है। तो हम इसका एक है क्योंकि यानी बिकॉज लगा देना है यहाँ पे, और यहाँ पे देयरफॉर यानी इसलिए, है ना। दूसरा वाला पढ़ के पहला वाला में याद रखिए इसलिए लगाइएगा। अभी हम प्रैक्टिस करके दिखाते हैं। ठीक है, ये यूपीएससी में 2023 में भर भर के आया था। तो उस समय हम लोग ये, जब हम लोग पहले से जब हम लोग तैयारी किए हुए थे, जबकि ये नवोदय वगैरह में तो ये चीजें भर भर के आती है, तो वहाँ हम लोग को पता था, तो हम लोग को तो कठिनाई नहीं हुई थी और अच्छा खासा मार्क्स आया था हम लोगों का। बाकी लोग को इसलिए कटअप नीचे चला गया था, लेकिन हमारा तो मार्क्स अच्छा था, मेरा तो मार्क्स अच्छा था। आज भी मेरे पास ये चीज का जो है एक कॉन्फिडेंस है। तो देखिए पहला, सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण की कुल ऊर्जा सदैव, है ना, स्थिर रहती है। चलिए पहला सही लग रहा है। दूसरा पढ़ते हैं, सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग हमेशा संरक्षित रहता है यदि कोई अवमंतक बल ना हो, है ना। अब पढ़िए एक साथ, सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण की कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है क्योंकि सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग हमेशा संरक्षित रहता है यदि कोई अवमंदक बल ना हो। एकदम सही लग रहा है, तो पहला वाला एकदम सही है इसका आंसर, है ना। ये सब पहले का आंसर है, ठीक है ना। तो पहला वाला आंसर सही है। क्यों आंसर सही है भाई, क्योंकि गति के दौरान ऊर्जा का रूपांतरण गति से स्थितिज और स्थिति से गतिज में जब होता रहता है, तो लेकिन उनका कुल ऊर्जा का योग हमेशा स्थिर ही बना रहता है। ये इनका कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। जब भी एग्जाम में आए तो फटाक से यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, जो पूछा सही पूछा है तो सही वाले में, अगर गलत पूछा है तो गलत वाले में गोला कर देना है। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लेना। अगर कभी किसी का रिजल्ट अगर 1-2 मार्क्स से रुका होगा, तो अगर पेपर आप घर पे आके मिलाते होंगे तो 1 या 2 क्वेश्चन जो है ह्यूमन एरर की वजह से हम बी मारना चाह रहे थे, सी हो गया, गोला सी रंग दिए और हम ठीक से मिलाए नहीं कि भाई 16वां का आंसर बी था, हम गोला सी गलती से रंगा गया। एक ये होता है, या फिर नहीं पूछा था हाँ वाला सोच के मार के चले आए। ऐसा हमारा 1-2 क्वेश्चन और रिजल्ट नहीं होता है, तो पूरा साल जो है ना रात को नींद नहीं आता है। क्यों नींद नहीं आता भाई, क्योंकि अपन कोई गलती नहीं किए थे, अपन को ऐसा नहीं था कि हमको आ नहीं रहा था, लेकिन हम क्या किए वहां पे ह्यूमन एरर कर बैठे थे। इसीलिए अभी से जब प्रैक्टिस कीजिए ना तो हैबिचुअल हो जाइए, है ना। प्रैक्टिस में रहिए कि भाई जो पूछा है उस पे गोला तो कर ही देना है। चलिए असत्य पूछा है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत और संचरण की दिशा में लंबवत होते हैं। ये बात एकदम सही है ना। जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में ये बात एकदम सही है ना। इन तरंगों का संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना, इसीलिए ना माध्यम की जरूरत नहीं पड़ता। इसलिए देखिएगा जो प्रकाश है वो एकदम ट्रेवल करता है। याद रखिए विद्युत चुंबकीय तरंग का ही एक प्रकाश टाइप है, ठीक है ना, प्रकाश जो लाइट है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम का अनुपात प्रकाश की गति के बराबर होता है। जब प्रकाश ही है तो गति के बराबर क्यों नहीं होगा आसपास से, एकदम सही बात है। लेकिन ये देखिए अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, ये अनुदैर्घ्य तरंगे नहीं होती, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ये बात गलत है, तो ये ऑप्शन सही है ना। हमेशा पकड़ना कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव का वाला है, ट्रांसवर्स वेव नहीं है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में लॉन्गिट्यूडिनल दे दिया, लेकिन ये विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। थोड़ा और इसका बारे में जानिए। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। और अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होता है, माध्यम के कणों का दोलन या क्षेत्रों का कंपन तरंग संचरण की दिशा में होता है ना, दिशा में। आप ऐसे देखे होंगे, ऐसे करके होता है, ऐसे करके, यानी ये जो कण है ऊपर जा रहे थे इसी दिशा में जा रहा है, ठीक है ना। ये चीज देखे होंगे आप, ठीक है ना। इसको ये देखिए इस तरह से आप बनाए होंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूर्ण क्रिंसिका यानी परफेक्टली ब्लैक बॉडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन, ये अपने ऊपर आपतित सभी विकिरणों को परावर्तित कर देती है। जब परावर्तित कर देगा तो भाई वो ब्लैक कैसे होता है, तब तो वो चमकने लगेगा, है ना। इसकी अवशोषण क्षमता 1 के बराबर होती है, एकदम क्षमता है ना। ऑब्जर्विटी जो है 1 के बराबर होती
है ना, देख लेते हैं। यह एक खराब उत्सर्जक, भाई खराब उत्सर्जक होगा तो ये हो सकता है क्या, खराब उत्सर्जक होगा तब तो दिक्कत हो जाएगा। इसकी उत्सर्जनता शून्य होती है, नहीं ये सारी चीज गलत है, ये सही है ना, क्योंकि ये ऑब्जर्व कर लेता है ना, एकदम ऑब्जर्व करता है ये चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए। तो देखिए पहला व्यतिकरण, दूसरा विवर्तन, परिकिरणन और वर्ण विक्षेपण। इस तरफ देखिए साबुन के बुलबुले का रंग, इंद्रधनुष का बनना, प्रकाश का किरणों पर मुड़ना, आकाश का नीला रंग, है ना। तो इसका आंसर देखिए, आंसर ये है। क्यों ये है, क्योंकि देखिए व्यतिकरण जो है साबुन के बुलबुले में होता है, ये बात तो सही है ना। एक चीज छोड़िए, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिकली बनाइए, छोड़िए आंसर क्या है जाने दीजिए। आप ये बताइए परिकिरणन कहाँ हम लोग पढ़ते हैं, है ना, इंद्रधनुष में पढ़ते कि नहीं। तो सी का देखिए आकाश का नीला रंग, क्योंकि देखिए पूरे छोटे छोटे जो हमारे मतलब वायुमंडल में छोटे छोटे कण है ना, उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो वो खुद को मुझे ना इतना परिकर्णित कर लेता है कि हमारा आकाश का रंग क्या है ना, नीला दिखाई देता है। तो देखिए सी का 4 है ना, सी का 4 यहीं पे ऑप्शन में है, और कहीं दिख रहा है आपको, देखिए तो कहीं दिख रहा है, तो ऐसे ही कट जाएगा। अगर एक भी पता हो तब भी मान के चलिए। उसके बाद वर्ण विक्षेपण, है ना। उसके बाद देखिए विवर्तन, विवर्तन देखिए इंद्रधनुष का बनना, प्रकाश की किरणों पर, ये देखिए विवर्तन पढ़े होंगे ना, विवर्तन प्रकाश की किरणों पर जब मुड़ता है उसको विवर्तन बोलते हैं। तो देखिए बी का 3, देखिए बी का 3 यहीं पर है, तब भी आंसर निकल जाएगा। अब इसका सही आंसर पढ़ लीजिए क्या है ना। उसके बाद व्यतिकरण, साबुन के बुलबुले का जो रंग होता है एकदम देखे होंगे नीला टाइप का होता है वो, विवर्तन तो पढ़ लिए, परिकिरणन पढ़ लिए। उसके बाद देखिए वर्ण विक्षेपण कहाँ होता है, तो इंद्रधनुष, है ना, याद रखिएगा। चलिए क्यों वर्ण विक्षेपण इंद्रधनुष में होता है, क्योंकि 7 रंग जो ऐसे ऐसे करके होता है, वो 7 रंग एक क्रम में होता है ना, सबका अपना एक झुकने और मुड़ने का जो है एक तरीका होता है, एक नेचर होता है, ठीक है ना, इसलिए वो होता है। तो चलिए 4 भी हो गया। नेक्स्ट 5वां। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, आप शुरुआत में हो सकता है कि आपको लगता है वो खींचता है, यही चीजें जो है आपको एग्जाम हॉल में भले ही आप अगर रिवाइज ना भी किया हो तो यही कहानी कथा जब याद आएगा तो वहां पे काम आ जाता है कई बार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी प्रकार के अर्धचालक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो पहले इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं ये गलत बात है। इसमें त्रिसंयोजी यानी ट्राइवलेंट अशुद्धि मिलाकर बनाया जाता है, ये बात सही है। नेक्स्ट देखिए यह विद्युत रूप में धनावेशित होता नहीं, ऋणावेशित होता होगा। इनमें फर्मी स्तर चालन बैंड के निकट होता है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर बी है। क्यों है बी आंसर, क्योंकि पी प्रकार का अर्धचालक जो है ये अ, मतलब जर्मेनियम, सिलिकॉन और जो है बोरॉन, एल्युमिनियम, ये सब मिला के ट्राई अशुद्धि मिला के बनाते हैं, ठीक है ना, 3 चीजों को मिलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक खगोलीय दूरबीन के अभिदृश्यक लेंस के लिए क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो बड़ी फोकस दूरी और बड़ा द्वारक, छोटी फोकस दूरी और छोटा द्वारक, बड़ी फोकस दूरी और छोटा द्वारक, छोटी फोकस दूरी और बड़ा द्वारक। तो ये इसका सही आंसर है ए, बड़ी फोकस दूरी और बड़ा द्वारक होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के पार्श्व व्युत्क्रमण यानी लेटरल इन्वर्जन, पीछे से देखने पर, यानी पीछे क्या होगा, को सही ढंग से समझाता है। प्रतिबिंब का ऊपरी भाग निचला और निचला भाग ऊपरी नहीं, ऐसा होता है तो अगर हम घर वाले तो हमारा पैर ऊपर जो है और सर नीचे दिखता है ना, ऐसा तो नहीं होता है ना। प्रतिबिंब का बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देता है, ठीक है ना। प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में छोटा होता नहीं, एकदम बराबर एग्जैक्ट होता है, ठीक है ना। प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में छोटा होता है, ये भी नहीं होता एकदम, ये वाला बात सही है। आप जब घर में इस्तेमाल करते होंगे समतल पर देखे होंगे कि लेफ्ट और राइट जो है कान बदल जाता होगा आपका, ठीक है ना, यही वजह है, ठीक है ना। नेक्स्ट नाभिकीय बल और न्यूक्लियर फोर्स के संबंध में कौन सा कथन गलत है, गलत चुनना है। ये बल प्रबल आकर्षण बल होते हैं, एकदम सही बात है। ये बल बहुत छोटी परास शॉर्ट रेंज के होते हैं, एकदम बात सही है। ये बल आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं, एकदम सही बात है। ये बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, ये बात गलत है, तभी तो ये सही है ना। क्यों ऐसा होता है देखिए, क्योंकि ये नाभिकीय बल व्युत्क्रम वर्ग नियम अर्थात यानी एफ समानुपाती 1/r² का पालन नहीं करते हैं, जैसा कि गुरुत्वाकर्षण और स्थित विद्युत बल करते हैं ना, इसीलिए ये बातें गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अभी कथन देखिए, असर्शन फिर रीजनिंग है, असर्शन रीजनिंग। एस्पिरिन और पैरासिटामोल गैर नार्कोटिक्स, यानी गैर नार्कोटिक मतलब समझे नशा नहीं होता है इसमें, बहुत ज्यादा नशा, एनाल्जेसिक वर्ग से संबंधित है ना। एनालॉजिक बोलते हैं पीड़ानाशक यानी पेन किलर की बात हो रहा है, ठीक है। मॉर्फिन और हेरोइन नार्कोटिक्स एलोजेनिक है, ठीक है।
अच्छा ये बताइए, ये एक स्टेटमेंट दिया, ये क्वेश्चन कहीं इसका व्याख्या लग रहा है? ये जब नहीं लग रहा है तो ए वाला तो पहले ही चला गया। अब दो वाला में देखिए, जब है ही नहीं, दोनों सही लग रहा है, तो बी आंसर सही है। तो ये बात सही है। एस्प्रिन और पैरासीटामोल आप खाते हैं तो कभी कभी सर दर्द में आप पढ़े होंगे कि पैरासीटामोल के साथ कैफीन मिलाया जाता है, ठीक है ना, ताकि दर्द सर दर्द का, एस्प्रिन भी वो दर्द का है, समझते हैं। ये मॉर्फिन और हेरोइन जो है ये सैनिक वगैरह को देता है ताकि तुरंत राहत देता है। ये ज्यादा ये नार्कोटिक्स होता है, ये ड्रग्स है ना, ड्रग्स। ऐसे तो ड्रग सबके लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये ड्रग्स जो है ना, जो लोग लेते हैं या मिसयूज करते हैं, अपने भी बिहार में ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि दारू बंद है तो कोई तो उपाय होना चाहिए ना। इंसान बिना नशे के कैसे जिंदा रह सकता है? रह सकता है, हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग को सक्सेस और पढ़ाई का नशा है ना। ये भी एक नशा है कि हमें नौकरी लेना है, फैमिली को संभालना है। हम जो अपने घर जाते हैं छुट्टियों में, माँ के आंखों में जो वो एक उम्मीद दिखते हैं, है ना, वो चमक कि भाई कुछ करेगा बेटा मेरा, है ना, वो एकदम रोकते नहीं है। जब आओ तो एकदम आंख नम रहती है, लेकिन फिर भी वो रोकते नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि भाई मेरा बच्चा सेटल हो जाए, पढ़े। और आप लोग जो रील्स देखेंगे, वीडियो नहीं देखेंगे, भाई मैं क्या गलत कर रहा हूँ? मैं मुजरा थोड़ी कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन ही पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन ही लगा रहा हूँ। कुछ तो करो, सुनो ही नहीं करने का। सोते सोते अगर आप बीमार हैं, कुछ हैं भाई, तो सोते सोते पढ़िए, क्या समस्या है ना। चलिए, तो ये एनालॉजिक्स वर्क से संबंधित है और ये दोनों में कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो आंसर बी है। नेक्स्ट देखिए, कोलाइडल विलयनों के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन असत्य है ना। सही नहीं पूछा, असत्य पूछा। ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित है, बचपन में पढ़े हैं, टॉर्च वाला सिस्टम ऐसे करके, है ना। और ये जार में एकदम दूध और इसको मिला देते हैं, कोलिया, है ना। तो ये पढ़े हैं, तो ये बात तो सही है कि कोलाइडल जो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, एकदम सही। ये ब्राउनी गति दर्शाते हैं, हाँ एकदम। ये एक समांगी मिश्रण होते हैं, हाथ में रखते हैं। इन्हें अपोहन डिलाइसिस द्वारा शुद्ध किया जा सकता है, ये बात शुद्ध किया जा सकता है, ये बात गलत है। ये समांगी मिश्रण नहीं होता है। देखने में तो लगता है समांगी मिश्रण, लेकिन जब उसे लैब वगैरह में चेक करते हैं ना, तो ये विषांगी मिश्रण होता है, ठीक है। ये बात सही है। अच्छा, एग्जाम हॉल में एक और चीज याद रखिएगा, असत्य पूछा है ना तो सत्य में टिक लगाते जाइए, ठीक है। और राइट हैंड, सारे काम राइट हैंड साइड करना है, राइट हैंड साइड करना है कि क्या है यहाँ पर, ठीक है। जब ये सारे काम हो जाए तो मारना है ना, अगले सेकंड में अपन सही मारेंगे इधर, ताकि यहाँ 10 नंबर जब ओमार में हम देखते हैं, ओमार सीट में जब 10 नंबर देखे, भाई 10 नंबर में क्या है, तो डायरेक्ट इस साइड कोई कलाकारी नहीं करना है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर इसमें कर दिए, इसमें कर दिए, तो फिर वहां कंफ्यूज होंगे। और ये आप लोग के साथ हुआ होगा, किसी न किसी के साथ जरूर हुआ होगा कि ह्यूमन एरर हो जाता है ना। तो ये इस साइड कार्यखा नहीं करना, इस साइड सारे वर्क कर लेना है, इस साइड फाइनल आंसर मारना है, कि दोबारा दिमाग ही नहीं लगाना। 10 का एकदम सी मार देना, गोला रंग देना है, बात ही खत्म। नेक्स्ट देखिए, 11वां क्वेश्चन देखिए। सूची एक बहुलक है, उसका एकलक क्या है? तो देखिए, टेफ्लॉन, नायलॉन 6, प्राकृतिक रबड़, नियोप्रीन, है ना। तो इसका टेफ्लॉन का है टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद नायलॉन 6 का है आपका एक कैप्रो कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम। इसको एकदम जोर से बोलिए, अगर आप घर में हैं तो चिल्लाइए, घर वाले आएंगे देखने के लिए क्या हुआ। प्राकृतिक रबड़ को देखो आइसोप्रीन बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आ भी चुका पीवाईक्यू में, पीवाईक्यू में आ गया किसमें, एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है ना, याद रखिएगा। नियोप्रीन जो है आपका ये वाला क्लोरोप्रीन, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आंसर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट कथन, और फिर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया, देखिए क्या ट्विस्ट किया है। कथन देखिए, सभी लवण उदासीन होते हैं, सभी लवण जो है उदासीन होते हैं, इस कथन के संबंध में क्या सत्य है? यह पूर्णतः सत्य नहीं, ये एकदम सत्य नहीं है। यह कथन असत्य है, क्योंकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण ही अम्लीय हो सकते हैं। ये कह रहे हैं सभी लवण उदासीन होते हैं। तो भाई जब प्रबल अम्ल को मिलाते हैं और दुर्बल क्षार मिला देते हैं, तो अम्लीय लवण मिल जाता है हमें। तो ये उदासीन कैसे हो गए सभी? तो ये बात सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यह कथन असत्य है, क्योंकि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार को बने लवण क्या हो जाते हैं, क्षारीय हो जाते हैं। तो ये भी उदासीन नहीं हुआ, क्षारीय। उदासीन का मतलब हमेशा न्यूट्रल आना चाहिए, तो ये तो हो नहीं रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। ये देखिए, घुमाया ट्विस्ट किया, लेकिन पकड़ लेना है अपने को। ये देखिए, ये जो उदासीन लवण का जो एप्लीकेशन पढ़े होंगे, काफी एप्लीकेशन पढ़े होंगे, ठीक है ना। जैसे कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर उदासीन हो जाता है ना। जब प्रबल है, देखो जब मजबूत ट्रिक समझाते हैं, देखो स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग, है ना, ये न्यूट्रल हो जाएंगे। क्यों? जब दो शक्तिशाली आदमी लड़ेंगे तो आपस में ही लड़के खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई जीतेगा ही नहीं भाई, है ना। उसके बाद दूसरा है कि भाई प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, तो देखो प्रबल इसमें कौन है, तो अम्ल, तो अम्लीयता हो जाएगा, है ना। यहाँ देखो कहीं ना, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, तो ये अम्लीय हो रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ अम्ल है प्रबल। फिर यहाँ पे देखो दुर्बल अम्ल है, प्रबल क्षार है, तो ये क्षार हो जाएगा नहीं।
तो जो मजबूत है, कभी कोई एप्लीकेशन आए भाई आराम से आप कर सकते हो, पढ़ने का मजा लीजिए, होता है ना, आइए ना पढ़ने का मजा लेते हैं। तो नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है, एकदम गलत बात है। द्रव्यमान अलग चीज है, भार अलग चीज है। द्रव्यमान एकदम उसका कुल टोटल क्वांटिटी क्या है या उस तरह से, भार ये गुरुत्वाकर्षण पे, आज यहाँ पर कुछ है तो चांद पे कुछ होगा, या यहाँ है तो इक्वेटर पे कुछ होगा, ध्रुव पे कुछ और हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, सीधा काटिए, तो स्टेटमेंट तो चला गया। अब तीसरा और चौथा में देखिए, दोनों में तीसरा है, तो तीसरा को ना भी पढ़े तब भी ये बात सही है। द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि। अगर आपको ना भी एग्जाम हॉल में इस स्टेटमेंट के बारे में डाउट है तब भी ये सही मान के चलना, क्यों? क्योंकि आप फाइनली ये वाला तो काट दिए हैं एक कंसेप्ट से। अगर वहां कंफ्यूज भी आते हैं सदिश है अदिश आती है तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों एग्जाम मतलब ऐसे आप बता रहे हैं, क्योंकि वहां पे कई क्वेश्चन ऐसे आप ठीक करेंगे, घर आएंगे तो फिर पछताना नहीं पड़ेगा, है ना। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता, ये बात सही है ना, अलग अलग होता है, तभी तो ये स्टेटमेंट काटे। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, 2 और तीसरा सही है, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट, यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता के सी से परे रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक उल्टा और छोटा, आभासी सीधा और छोटा, वास्तविक उल्टा और बड़ा, आभासी सीधा और बड़ा। तो ये बना ही लीजिए, अवतल दर्पण बोल रहा है, अवतल दर्पण इधर से चमकेगा, तो इधर से कलाई किया रहेगा, इधर से चमकेगा। तो ये वक्रता त्रिज्या का बात कर रहा है, देखिए यहाँ पे फोकस होगा, वक्रता ये गोला का कोई भाग होगा ना, ऐसे करके डॉट, ठीक है, यहाँ पे सी हो जाएगा, है ना। तो वस्तु को यहाँ रख रहे हैं, ठीक है, इतना बड़ा वस्तु को रखें बचपन में जैसे, तो वस्तु को सीधा पैरेलल लाइन अगर यहाँ पे कराते हैं तो ये फोकस से गुजर जाता है कि नहीं गुजर जाता है ना। और फिर बचपन में पढ़े हैं कि जब जो है फोकस से गुजारने ये अगर पैरेलल गुजारते हैं वक्रता या इस लाइन को, ठीक है, तो हो जाता है। उसके बाद जब ये आप यहीं पर सी, ठीक है, यहीं पर रखिएगा तो ये वापस रिवर्स हो जाता है, इधर से जैसे ही आता है वापस इसी पथ पे रिवर्स हो जाता है, ठीक है ना। ये देखिए, ये बड़ा वस्तु था, यहाँ पे बना कितना छोटा, वास्तविक बना कि नहीं बना? तो वास्तविक तो बनेगा ही बनेगा, जहां वास्तविक है रहने दीजिए, जहां जहां आभासी है काट दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए छोटा बना है, छोटा यहाँ है, यहाँ बड़ा है, ये भी कट गया था क्या, यहाँ छोटा यहाँ है, ये तो पहले कट गया था, सॉरी। ये देखिए उल्टा तो बना है क्योंकि इस वाले पोजीशन पे तो नहीं बना, इस वाले पोजीशन पे बना है, ठीक है ना। तो आंसर ए हो गया। एप्लीकेशन करके भी देखिए, ठीक है ना। 6 स्थितियां बनती जो अभी तो नहीं बता पाएंगे, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है ना। आप खुद इसको रिवाइज करना, क्योंकि ये चैप्टर से देखने में बड़ा इंटरेस्ट है यूपीपीएससी को, जो बार बार पूछ रहा है। अब देखेंगे 69, 70, 71 तीनों में एक एक लाइट चैप्टर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। हैबर पैराग्राफ, अच्छा आप लोग अगर प्यार रहा ना, ठीक है, सॉरी प्यार गलत लिख रहे थे, है ना, प्यार गलत नहीं हो सकता, प्यार रहा ना तो पीवाईक्यू सीरीज इतना मस्त लाएंगे ना कि आपको लगेगा कि इससे बढ़िया पीवाईक्यू कैसे हो सकता है, एकदम दिल खोल कर रख देंगे आपके लिए। हैबर पैराग्राफ द्वारा अमोनिया के उत्पादन के लिए कौन सी परिस्थितियां अनुकूल है? तो निम्न ताप और निम्न दाब नहीं, है ना, उच्च ताप और उच्च दाब नहीं। आप देखें अमोनिया को छुइएगा ना तो एकदम ठंडा ठंडा लगता होगा, भाई जब वो उसको उच्च ताप देंगे तो वो तो गल ही जाएगा भाई। निम्न ताप पर उच्च दबाव में इसको बनाया जाता है, ठीक है ना, याद रखना, अलग किया जाता है। तो आंसर सी इसका सही है। दिए गए यौगिकों को उनके अम्लीय प्रबलता यानी एसिडिक स्ट्रेंथ के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। एक बात बताइए, HCl तो हमेशा रहेगा, है ना, ये देखिए हाइड्रोफ्लोरो, इसका नाम देखिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये देखिए, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक, है ना, ये देखिए क्लोरिक वाला, उसके बाद देखिए हाइड्रोब्रोमिक एसिड, है ना, ये डाल दिए, हाइड्रो आयोडिक, याद रखिएगा। तो आंसर पहला ही सही है, ठीक है ना, इनको रटना ही पड़ेगा या फिर इनको एक कंसेप्ट होता है जो कि ध्यान रखना पड़ेगा। ये अम्ल अम्ल क्षार लवण वाले चैप्टर में पढ़िएगा कैसे ये होता है, क्योंकि आयन जो है जितना डोनेट करता है जितना छोड़ता है उस हिसाब से अम्लता और क्षारीयता हम डिसाइड करते हैं ना, पीएच वैल्यू वगैरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो युवा अवस्था तक सक्रिय रहती है और बाद में धीरे धीरे क्या होती है, अपघर्षित हो जाती है, अपहर्षित हो जाती है, खत्म हो जाती है, यानी कमजोर हो जाती है? तो पीयूष ग्रंथि नहीं भाई, ये तो हमेशा ही रहता है, ये है थाइमस ग्रंथि, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? तो थाइमस ग्रंथि छाती में उरुस्थि यानी सैटर्नम, ये शब्द याद रखिएगा इंग्लिश में, कहीं कि हिंदी में जो ट्रांसलेशन अगर देगा ना तो इतना कचरा देगा कि कह नहीं सकते, ठीक है। ये होता है, ठीक है, छाती में एक हड्डी है, मतलब उपास्थि होता है अस्थि के बाद वाला लचीलापन, उसमें उसके पीछे स्थित होती है और प्रतिरक्षा प्रणाली यानी जो है प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह टी लिम्फोसाइट यानी टी लिम्फोसाइट के परिपक्वन के लिए, मतलब उसको परिपक्व होने के लिए बहुत आवश्यक है
और आवश्यक हार्मोन यानी थाइमोसिन का स्राव भी करती है, जो कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा सेल मेड्यूलेटेड इम्यूनिटी को बढ़ावा देती है, ठीक है नहीं। यह ग्रंथि जन्म से बड़ी होती है, जन्म के समय बहुत बड़ी होती है और युवा अवस्था तक सक्रिय रहती है, बाद में ये खत्म हो जाती है ना। इसीलिए आप देखे होंगे जब बच्चा को ज्यादातर चेस्ट में मालिश किया जाता है, कोई तकलीफ है चेस्ट में करो, क्योंकि वहीं पर वो एक्टिव होगा जो बच्चा स्ट्रांग होगा, है ना। याद रखिएगा, मालिश किया जाता है, तेल का मालिश करने का क्या मतलब है कि उसको इतना स्ट्रांग करो, इसको इतना, उस मसल्स को लची, वो आप उसको इतना स्ट्रांग करो कि वो बच्चा को प्रतिरक्षा प्रणाली अच्छा हो जाए, पूरा जीवन जो है उन पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप देखिए एवरेज टाइम मिनट देखिए आपका 1 मिनट है एक क्वेश्चन के लिए। अब इतना भी नहीं दीजिएगा बरखुरदार तो कैसे होगा। ये रहा आपका अगला सवाल। 18वां क्वेश्चन, समसूत्री विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन देखिए गलत है ना। इसके परिणाम स्वरूप 2 संतति कोशिकाएं बनती हैं, एकदम बात सही है। संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान होती है, एकदम सही बात है। यह युग्मकों के निर्माण में सहायक होता नहीं, इसमें युग्मक निर्माण नहीं होता है, इसमें गुणसूत्रों का प्रतिकृतियन अंतरावस्था में होता है। हाँ ये बात सही है। ये देखिए समसूत्री विभाजन कहाँ होता है पता है, ये जब आप कलम काटते होंगे तब, या कायिक प्रवर्धन करते होंगे तब। कायिक प्रवर्धन समझे, जब कलम वलम काटेंगे ना तब उसमें एकदम हूबहू अगला पेड़ जो है एकदम एग्जैक्ट होता है ना। उसमें जायगोट कहाँ बनता है, ये तो अर्धसूत्री में होता है, जो ह्यूमन वगैरह में होता है ना, जो जो इसमें होता है ना। तो ये वाला गलत है और यही बात सही है, ठीक है ना। गलत पूछा है तो सही है। नेक्स्ट, छोटी आंत में वसा का पाचन और अवशोषण का जटिल प्रक्रिया है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण सबसे पहले आता है। तो इसका चरण सबसे, लाइपेज द्वारा वसा का ट्राइग्लिसराइड में टूटना, पित्त लवणों द्वारा वसा का एमल्सीकरण, मिसेल का निर्माण, काइलोमाइक्रोन का लसिका वाहिकाओं में प्रवेश। तो इसका सही आंसर जो है आपका सबसे पहले ये आएगा, बी वाला आंसर। पित्त लवणों द्वारा वसा का एमल्सीकरण होगा, उसके बाद ही आपका जो है लाइपेज द्वारा वसा का ट्राइग्लिसराइड में टूटेगा, फिर टूटने के बाद आपका मिसेल का निर्माण होगा, फिर ग्लाइकोमाइग्रेन का लसिका वाहिकाओं में प्रवेश होकर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो होगा इमल्सीकरण ही होगा, एकदम याद रखने आए इमल्सीकरण, ठीक है। मैंने यहाँ कोड वर्ड लिख भी दिया है ना, ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेंडल के पृथक्करण के नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ना, के अनुसार F1 पीढ़ी में केवल एक जनक का लक्षण प्रकट होता है, F2 पीढ़ी में लक्षण 3:1 के अनुपात में पृथक होता है। युग्मक निर्माण के दौरान एक जीन के युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, विभिन्न लक्षण एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं। तो इसका आंसर पहला है, ये वाला। युग्मक निर्माण के दौरान एक जीन के युग्म विकल्पी है ना एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, ये याद रखिए, ठीक है। बाकी सब गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अंतःस्रावी, इंडोक्राइन और बहिस्रावी दोनों ग्रंथि के रूप में कार्य करते हैं। तो ये है अग्नाशय, ठीक है, याद रखिएगा। अग्नाशय के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। अग्नाशय जो है एक मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है, और जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य करती है, ठीक है ना। तो जैसे बहिस्रावी में इसका कार्य है, यह अग्नाशय रस का निर्माण करता है ना, पेंक्रियाज पितरस का बात करते हैं, ठीक है। और अंतःस्रावी में देखिएगा लैंगरहैंस के में रक्त में हार्मोन को स्रावित करता है, ठीक है ना। और अल्फा कोशिका जो है ग्लूकागन और बीटा कोशिका इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करता है, याद रखिएगा। अल्फा अल्फा जो कोशिका, अल्फा सेल जो है ग्लूकागन, ये याद रखिए, ग्लूकागन, ये याद रखिएगा, अल्फा, ठीक है। और बीटा जो है याद रखना है इंसुलिन, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैव प्रौद्योगिकी में प्लाज्मिड का उपयोग होता है, डीएनए को काटने के लिए नहीं, इसके लिए अलग होता है कैस्पर केस9 पढ़े होंगे, कैस्पर केस9, ठीक है, उसका होता है। डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए ये भी टूल है, क्रिस्पर केस9 ही आया है नया, संवाहक वेक्टर के रूप में, हाँ ये बात सही है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अधिवृक्क प्रांतस्था है ना द्वारा स्रावित ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जैसे कार्टिसोल का मुख्य कार्य क्या है। रक्त कैल्शियम स्तर का नियमन, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा उपचयन का नियमन, सूजन रोधी प्रतिक्रिया और तनाव प्रतिक्रिया, है ना। ये देखिए स्ट्रेस रिलीजमेंट का बात कर रहा है, तो ये बात सही है, ठीक है ना। अधिवृक्क किडनी जो है कॉर्निकोटेक्स का बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। संघ एनालिडा गुहा, ये बात गलत है। क्यों गलत है भाई, संघ एनालिडा जो है कूट गुहा नहीं होता है, ये देखिए कूट गुहा नहीं होता, ये इनमें वास्तविक देह गुहा होता है ना, देह होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। लेकिन संघ आर्थ्रोपोडा जल संवहन तंत्र इसमें नहीं पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ये भी गलत है। संघ मोलस्क के मेटामोरिक खंडी भवन नहीं होता है, संघ मोलस्क में जो है
अखंडित होता है, अखंडित, खंडी भवन नहीं होता, अखंडित होता है। तो ये बात सही है। संघ इकाइनोडर्मेटा अर्य सममित वयस्क में ये पाया जाता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। जब आप किंगडम पढ़ते होंगे ना तो उसमें याद आएगा आपको। जैव विविधता हॉटस्पॉट के संबंध में कौन सा कथन गलत है, सही नहीं पूछा है। यह एक ऐसा क्षेत्र जहाँ उच्च स्तर की प्रजाति समृद्धि पाई जाती है। हाँ, हाई बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ उच्च स्तर की स्थानिकता इंडेमिनिज्म भी पाया जाता है, क्योंकि उसके अलावा वैसा वैसा चीज जो है वो वहाँ जो पाया जाता है कहीं और नहीं पाया जा सकता है ना, तो वो स्थानिकता भी पाया जाता है। भारत में 4 हॉटस्पॉट, हाँ ये बात भी सही है। हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, ऐसा नहीं है ठंडे प्रदेशों में पाया जाता होगा, तो ये बात सही है। ऐसे भी केवल एक्सट्रीम सिचुएशन है ना, जैसे एक्सट्रीम दिखे फट से काट देना है, ट्रिक है, ट्रिक क्या है, स्वाभाविक है, पढ़ते पढ़ते आ जाती है। नेक्स्ट देखिए, प्रदूषक प्रभाव, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रेट, फॉस्फेट, पारा, मरकरी। ये देखिए मरकरी से क्या होगा, अब छोड़िए ना, सल्फर डाइऑक्साइड देखिए अम्ल वर्षा है ना, SO2 NO2 खूब पढ़े हैं, तो ए का 2 तो होगा ही होगा, ए का 2 यहाँ पे है, यहाँ पे, बाकी जगह तो है ही नहीं, तो सीधा काट देना है ना। उसके देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सुपोषण तो होगा नहीं, मिनीमाता रोग, ये देखिए मरकरी से मिनीमाता रोग, यानी मिनीमाता रोग जो है रोग का नाम नहीं था, ये मिनीमाता एक जगह का नाम है जापान में, ठीक है, याद रखिए। ठीक है, वहां पे एक पावर प्लांट था जो समुद्र में वो अपना कचरा डाल देता था, तो धीरे धीरे वो आसपास में जो है ना वो पारा का मात्रा इतना ज्यादा हो गया कि वहां एक रोग हो गया, तो उसी रोग का नाम मिनीमाता रोग रख दिया था, ठीक है ना, पारा की अधिकता के कारण, ठीक है ना। तो पारा कहा मिनीमाता से, देख लीजिए डी का तीसरा यहाँ पे है, तो यानी बी का आंसर तो आ गया, ये याद रखिए। फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो है जो ओजोन क्षरण तो करते ही करते हैं, नाइट्रेट और फॉस्फेट हम लोग ये सुपोषण तो करते ही करता है। देखिए नाइट्रेट और फॉस्फेट वाला बात है, ये देखिए ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है, ये अपने खेतों में इस्तेमाल होता है, सुपोषण। जब अपन खेत में यूरिया वगैरह डालते हैं ना, तो फिर बारिश में वो नदी नाला में मिल के समुद्र में चला जाता है, या नाली नालों में जाके पूरा खाद मिल जाता है, तो यूट्रिफिकेशन हो जाता है, सुपोषण हो जाता है, आवश्यकता से अधिक जो है उसमें उर्वरकता आ जाती है, उसी को सुपोषण बोलते हैं ना, पोषण, अच्छा पोषण, जबकि जरूरत था नहीं। देखिएगा एकदम नदी में जंगल वगैरह या जलकुंभी वगैरह पूरा भर जाता है ना। अपने आसपास को थोड़ा सा जिए, है ना, जीना ही चाहिए, समाज को देखने का नजरिया विकसित करना ही चाहिए इंसान को, ताकि तुम, हम जो है ना बहुत छोटे से पापा को देखते थे खाद वगैरह ज्यादा इस्तेमाल करते, वो बोलता था हमारी धरती हमारी माता है, अब तो एकदम जैसा अभी हम खेती नहीं कर रहे दूसरे को दे दिए, तो वो तो एकदम लगता है उससे पैसे वसूलने के चक्कर में इतने ज्यादा मतलब खाद वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पापा गुस्से से बोलते हैं कि अब छुड़वा लेंगे जब मौका लगेगा, ठीक है ना। तो अपने आसपास ये भी देखा कीजिए क्या गलत हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट 27 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, नहीं, ये ओजोन क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से हटाना, ये है, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट, हृदय चक्र के दौरान डप ध्वनि कब उत्पन्न होती है, अलिंद निलय वाल्व के बंद होने पर, अर्धचंद्र वाल्व यानी सेमिलुनर वाल्व के बंद होने पर, निलय अनुसंधान के प्रारंभ में, हाँ ये बात सही है, ठीक है ना, अर्धचंद्र वाल्व के बंद होने पर निलय अनुसंधान के प्रारंभ में ये आपको डंप का आवाज आता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त सॉर्बिक अम्ल, ये देखिए, और उसके लवण मुख्य रूप से किसके विरुद्ध प्रभावी होते हैं, केवल जीवाणु, केवल कवक, तो ऐसा हो सकता है कोई खाद्य परिरक्षक केवल एक चीज के लिए हो सकता है, बाकी चीज लग गया तो तब भी खराब हो जाएगा, तो देखिए जीवाणु और कवक दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक घटक है, तो फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, तीनों तो ये होते हैं, इसमें क्या काट सकते हैं, तो इसका आंसर डी है, ठीक है ना, सब यहाँ होना चाहिए, सब, एक से अधिक नहीं, सब, ठीक है, याद रखिए, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ। 27 अगस्त 2025 को विश्व के सबसे बड़े किस रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिससे नासा ने 2027 के चंद्र मिशन के लिए लॉन्च मतलब चुना है ना कि उसको हम इस्तेमाल करेंगे, तो किसका है वो रॉकेट, है ना, तो ये स्टारशिप नाम है उसका, जो कि एलन मस्क की कंपनी है ना, याद रखिए। नवीनतम पुस्तक इन ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स एंड एसेज ऑन इंडिया डेमोक्रेटिक लेखक कौन है, प्रकाश झा, मनोज कुमार झा, तो इसका आंसर सही आंसर है मनोज कुमार झा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 3 सितंबर 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक नई दिल्ली में हुई, तो ये 56वीं बैठक थी, इसी में जो है 18%, नहीं 18 नहीं, 18 एक सेकंड, 33, ये 18 नहीं 28 और 12 को खत्म करके, है ना, 5 और 18 लाया गया, ठीक है ना, याद रखिएगा 18 और 5 लाया गया, पहले 4 स्लैब होते थे जीएसटी में, अब 2 ही स्लैब है, ठीक है ना, याद रखिए।
26 अगस्त 2025 बिहार सरकार ने दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना। अब बताओ, आत्मनिर्भर बनाएंगे तो उद्यमी ही तो बनाएंगे। तो पहले ही ऑप्शन आ गया, मुख्यमंत्री उद्यमशीलता, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री उद्यम प्रोत्साहन योजना। नहीं तो ठीक है, की बात है दिव्यांगजन, क्योंकि स्पेसिफिक जब वर्ग को टारगेट कर रहे हैं तो उसका नाम तो जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उद्यमी युवा उद्यमी योजना एक चल रहा है, ठीक है ना। इसमें हम भी लाभार्थी थे, हमारे भैया भी लाभार्थी थे, ठीक है ना, अपना उद्यम शुरू करने के लिए। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो ये चंद्रबाबू नायडू जी है, ठीक है ना, 900 समथिंग करोड़ का है। रुकिए ना, एग्जैक्ट बता दें, 931 करोड़ का इसका नेटवर्थ है, ठीक है ना, याद रखिए। दूसरे नंबर पे है पेमा खांडू, है ना, 332 करोड़। ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक है ना, याद रखिए। नेक्स्ट है, भारत में अमेरिका का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है ना? भारत में अमेरिका का राजदूत यानी अपना नहीं, उसका हमारे यहाँ कौन है? तो ये सर्जियो गौर है, ठीक है ना, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक यानी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया, ठीक है ना, याद रखिएगा। अपने देश की अपनी मिट्टी अपने लोग हैं, ठीक है ना। 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन सीपीसी में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ब्रिज टाउन यानी बारबाडोस में कौन करेंगे? ये देखिए ब्रिज टाउन, याद रखिएगा, बारबाडोस। अच्छा, ये है कहाँ पे ब्रिज टाउन, है ना? तो ये है आपका, अभी नहीं पता चल रहा है, ठीक है ना, याद रखिए ओम बिरला। ये देखिए संसदीय सम्मेलन है ना, तो ये अपना ओम बिरला। अगला जो हैगा वो होगा स्पीकर वाला, 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर। तो भाई स्पीकर होगा तो राज्यसभा का होगा, तो ये देखिए विजेंद्र गुप्ता नया वाला उपराष्ट्रपति, है ना, याद रखिएगा, बीसी वीपी वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मेजर सोमनाथ शर्मा, कैप्टन तुषार महाजन। अच्छा किया एकदम, है ना, क्योंकि किसी ने जान दिया है तो ठीक है, उसका उसे कुछ तो हम पुरस्कार दे सकते हैं, जीते जी तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर वो शहीद हुए हैं तो उसके लिए कुछ जरूर करना चाहिए। अच्छा, एक चीज अपने जीवन में एक उद्देश्य बना लीजिए, ठीक है। अगर कहीं आर्मी पे दिख जाए, आर्मी अगर दिख जाए, ठीक है, तो उनको अगर आपकी मदद हो तो मदद करना ही है ना, छोड़ना मत, है ना। उन्हें अगर उनको मदद की जरूरत पड़े और आप उसे छोड़ के चले गए, इसका मतलब आप उसे भिखारियों जैसा ट्रीट किए, है ना। कोई इंसान भले ही आपको पैसा देंगे तो क्या मरने के लिए तैयार हो जाए? ये इंसान पैसे के लिए नहीं मरता, देश के लिए मरता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। कभी भी अगर आप बड़े हैं बड़े बन जाइए, छोटे ही छोटे, जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक है, ट्रेन में जा रहे हैं, तो अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं और उसका टिकट कंफर्म नहीं हुआ या वो इस तरह से आया, तो भाई एकदम उसको सीट दे देना है अपना वाला, है क्यों? क्योंकि उससे ये चीज मोटिवेट करेगा कि अगर हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो वो भी मेरे लिए कुछ कर रहा है ना। उसे ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम वहां तो अच्छे अच्छे बातें सुन के हम देश का रक्षा कर, और यहाँ आ रहे हैं जिन जाहिलों के लिए हम रक्षा कर रहे हैं, वो जाहिल इतने जाहिल है कि सिविक सेंस नहीं है कि किनको सम्मान देना है किनको नहीं देना, ठीक है, याद रखिए। ये चीजें कई बार मौका आएगा आपको जीवन में कि उनको हेल्प करना चाहिए, तो करना ही चाहिए, ठीक है। अगस्त 2025 में प्रवासी श्रमिकों के लिए किस राज्य ने श्रम श्री योजना को चलाया है ना? श्रम श्री, तो ये पश्चिम बंगाल चलाया है, ठीक है ना, श्रम श्री। नेक्स्ट है, भारत ने 2025 में पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया? तो ये 20%, ठीक है ना। बहुत इसमें विवाद भी हुआ है, उन विवाद में नहीं पड़ेंगे। तो 20% जो है 2030 तक था, लेकिन 25 में ही हमने हासिल कर लिया, ठीक है ना। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा ने जीती है, उनका संबंध किस राज्य से है? तो ये नाम याद रखिएगा, मिस यूनिवर्स इंडिया, है ना, ये तो ये खिताब एक याद रखिए, उसका नाम याद रखिए, मनिका विश्वकर्मा, है ना, विश्वकर्मा, ये अपना राजस्थान से, ठीक है ना। इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए किसे अपना उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया था? ये बी सुदर्शन रेड्डी जी थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। हार गए, ठीक है ना, किनसे हारे? तो पीछे गुप्ता जी से हार गए। 44वां हो गया ना, 25। देखिए, हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार दूसरे स्थान पे कौन है? देखिए, पहला स्थान पर तो अंबानी परिवार ही है, ठीक है ना, दूसरे स्थान पे बिड़ला परिवार, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अजय, एक दिन मेरा दोस्त बिड़ला परिवार यानी बिड़ला जो था, जो बिड़ले जी थे, उनका कुछ कोट्स जो है हमको भेज रहे थे, उनका जो मतलब वक्तव्य थे, किताब वगैरह थे, उनको पढ़ के तो यही लग रहा है कि बिजनेस कोई अपराध नहीं है। जब लालच बड़ा हो जाता है तब बिजनेस जो है लोगों के लिए है, वेलफेयर के लिए। बहुत मन मुग्ध हो गया था उनको पढ़ने के बाद, कभी वो दिखाएंगे आपको लाके, है ना। अगर हैं आप मेरे साथ तो कुछ ना अच्छे अच्छे चीज तो देखिएगा। बंगाल में भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया है ना? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था, ठीक है ना, ये देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संघ थी? तो तृतीय बौद्ध संघ थी, ठीक है ना। पहला कहाँ पे हुआ था? तो राजगीर में। दूसरा है ना, पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली में, ठीक है, याद रखिएगा। और तीसरा तो पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर में, याद रखिए, ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है ना। उपक्रम मतलब लाने का प्रक्रिया जारी कर सकता है। लोकसभा द्वारा एकदम सही, राज्यसभा द्वारा एकदम सही, राज्य विधानमंडलों द्वारा नहीं भाई, उनको इतनी शक्तियां नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं, ये बात इससे गलत है। एक और दो कहाँ है? तो यहाँ पे, ठीक है ना। आर्टिकल 368, ये देखिए आर्टिकल 368 और संविधान का भाग जो है आपका 20, ये याद रखिएगा, संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों में सम्मिलित है? ईज बेस, ई बीज यानी ईज बीज होगा यहाँ पे, बिजनेस, ठीक है। प्रोजेक्ट, ठीक बात है। मेक इन इंडिया, ठीक है। स्किल विकास, ठीक है। सब एक सब, ठीक है ना, याद। ऐसा क्वेश्चन बहुत हल्का होता है तो इसमें दिमाग लगा के आप मार के आ सकते हैं। 50वां क्वेश्चन देखिए, 2001 से 2011 में दशकीय महिला जनसंख्या विविधता थी 21%, 21.44%, 23.18%, 18.12%, 18.12%, ठीक है। महिला दशकीय जनसंख्या दर पूछा है। टोटल ऐसे जो है आपका, टोटल जो था आपका दशकीय विद्युत 17.64% था, ये याद रखिए, 17.64%। आपको 64 बोल रहे हैं तो आप लोग, कोई बोलेगा कि बंदा को ये बिहारी है, इसको पॉइंट के बाद जो है सिंगल सिंगल डिजिट बोला जाता है, इतना विज्ञान नहीं है मुझे है भाई, लेकिन हम जो है ना इस चीज को नकारते हैं, हम बोलने पे ध्यान नहीं देते हैं, याद रहे उस पे, हम कभी जो है ना एक सिंगल सिंगल वर्ड नहीं बोलते हैं कि भाई 10 दशमलव यानी 10 दशमलव 1 2, ये याद रहने वाला है नहीं। 10.12 याद रह जाएगा जल्दी से, क्यों? क्योंकि रिपीट पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, इसे याद रखिएगा। टोटल जो है जनसंख्या, ये जनसंख्या वृद्धि दर रहा है 17.64% और ऐसे 18.12%। ऐसे ही याद करो, बोलने से कुछ नहीं जाएगा, कोई तुम्हें कनपट्टी पे गन रख के नहीं बोला कि भाई सही बोलो, याद होना चाहिए ये चीज है। सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? ये 2 बार चुने गए थे, ठीक है ना, 38 और 39 में, 1938 और 39, ठीक है। तो कांग्रेस 38 के कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस है ना पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया था। देखो निर्विरोध, कोई विरोध नहीं, मतलब एक ही इंसान खड़ा हुआ होगा, ठीक है, याद रखिए। दूसरी बार त्रिपुरी में हुआ था, त्रिपुर जबलपुर मध्य प्रदेश का अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर दिया था, इसीलिए गांधी जी नाराज हो गए थे, तो फिर जो है सुभाष चंद्र बोस जो है इस्तीफा दे देते। क्यों? सोचो गांधी जी का कितना महत्व था। आज जो है आदमी बराबरी करने लगता है कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में तुलना है ही नहीं, क्यों करना भाई? जब सुभाष चंद्र बोस ही गांधी जी को अपना नेता मान के जब ये जीत भी गया तब भी ये त्याग पत्र दे दिया, क्यों? सम्मान में, क्योंकि गांधी जी कुछ सोच के बोले होंगे या कुछ उनमें देखे होंगे, इतना भरोसा था उनपे। और आज का नेता लोग इतना मिस कम्युनिकेट करते हैं इन चीजों को लेकर। छोड़िए, हमारे दिलों में थोड़ी कर पाएंगे, हमें भी पता है कि वो ऐसे ही करते हैं, जिनको ना समझ लोगों को ये समझाते हैं कि भाई देखो ये वो है, हम लोगों को तो गधा नहीं बना पाएगा। तो इस बात पे बात ही क्यों करेंगे, चलो ठीक है, आ जाता है विचार, आ जाता है, ठीक है ना, कभी कभी। 52वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, एकदम सही बात है। 53 पे राज्य का कार्यालय का बात किया, ऑफिस। 154 जो है राज्यपाल का कार्यकारी पदाधिकार, ये देखो 155 में हटाने का जिक्र नहीं है। 155 में क्या जिक्र है भाई? तो 155 में जो है आपका राज्यपाल की नियुक्ति का जिक्र है, ठीक है, नियुक्ति का बात करता है 100, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति ये प्रसाद पर्यंत, कभी भी राष्ट्रपति, ऐसे 5 साल का इसका कार्यकाल होता है, लेकिन राष्ट्रपति कभी भी प्रसाद पर्यंत का बात एक शब्द समझाते हैं आज, अगर नए होंगे कोई तो। प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत मतलब समझिए, हमारी दया पर तुम निर्भर करते हो, हम जब चाहे तब हटा सकते हैं ना। अब चीफ इलेक्शन में दया पे नहीं है, अगर उसको एक बार नॉमिनेट कर लिए आप, मतलब नॉमिनेट तो नहीं, अगर नियुक्त कर लिया, अपॉइंटमेंट दे दिए हैं, तो हटाने का एक प्रोसेस है, आप उसके दया पर नहीं है। अगर दया पर होता तो भाई प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या करती, सो जानी नहीं है दया पर, तब भी कितने खेल हो जाते हैं पता नहीं। सत्यार्थ प्रकार के लेखक दयानंद सरस्वती जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार की निम्न नदी में कौन सी एक नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है? देखिए, तो आपका ये सोन नदी है, ठीक है। और ये सोन नदी एक शॉर्ट्स पूछे थे, सोन नदी जो गंगा में कहाँ मिलती है, ठीक है ना, ये याद बताइए, ठीक है।
ये 54 नंबर का क्वेश्चन आप होमवर्क है कि ये कहाँ मिलती है गंगा में, ये आप बताइएगा, ठीक है ना, कमेंट में। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है, ठीक है ना, तो सही नहीं है तो पहले सही वाला छोड़िए। सिरसा सूरी समस्तीपुर में मकबरा थोड़ी है, ये तो सासाराम में है, रोहतास में, तो यही मिल गया पहले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के सभा के अध्यक्ष, ये बात सही है। पटना उच्च न्यायालय 1916 में स्थापना होती है, ये बात भी सही है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ऑल इंडिया किसान सभा 1936, याद रखिएगा, ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है ना। देखिए, राज्यपाल का तो करते ही करते हैं, प्रधानमंत्री का भी करते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का भी करते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है, ये बात सही। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था, ये हड़प्पा स्थल है, ठीक है। हड़प्पा स्थल को खोजा गया था कौन, तो 1921 में दयाराम साहनी, याद रखिए 1921 में दयाराम साहनी के निर्देशन में, दयाराम साहनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोलिस्ट नहीं मोनोथिस्ट एकस्वरवादियों को उपहार, ये अपना राजा राम मोहन राय जी ने लिखी थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, आराम शाह, ठीक है ना। इल्तुतमिश, कैकुबाद, नासिरुद्दीन, तो ये आराम शाह। अच्छा, ये आराम शाह कुछ ही दिन के लिए था, हमको तो पूरा डायरेक्ट इल्तुतमिश आ रहा था ऑप्शन में, मतलब मन में, लेकिन जब हम थोड़ी इसको रिसर्च किए तो पता चला कि कुछ दिन के लिए आराम शाह आए थे, फिर आराम शाह को हटा के इल्तुतमिश बने थे, ठीक, याद रखिएगा, ये आराम शाह सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो ये बैरम खान है, ठीक है ना। इनको अकबर जी क्या बोलते हैं, अकबर ने बैरम खान को खाने खाना की उपाधि दिया था, अकबर दिए थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन से भारत के गवर्नर जनरल थे, तो ये लॉर्ड कैनिंग जी थे, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 62 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, मुगल बादशाह विदेश यात्री, है ना। अकबर के समय विलियम हॉकिंस नहीं, विलियम हॉकिंस नहीं आए थे। जहांगीर के समय अब्दुल रज्जाक भी नहीं आए थे। शाहजहां के समय थॉमस रो नहीं आए थे। औरंगजेब के समय मनुची मनुची आए थे, ये बात सही है, ठीक है। तो अकबर के समय कौन कौन आए थे ये बात पता होना चाहिए थोड़ा सा, है ना। तो अकबर के समय में जो आए थे, कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर के समय में आए थे। जहांगीर कहाँ गया, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के समय में, तो इसका थोड़ा सा नोट्स बन लिया, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के समय में, ठीक है। और जो है आपका ये टॉमस रो भी जो है ना जहांगीर के समय में ही आए थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये अब्दुल रज्जाक जो है ना, अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य में आने वाला फारसवादी थे, विजयनगर साम्राज्य में आए थे, ये देखिए, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था, भक्ति आंदोलन नहीं, ये सब नहीं था, ये ब्रह्म समाज, ठीक है, याद रखिए। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका, पेरू, ये इक्वाडोर में, ठीक है, याद रखिए। पुछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, हंगरी, वेनेजुएला, नहीं ये हंगरी में पाया जाता है, ठीक है, पुछताछ, याद रखिएगा। नेक्स्ट, आपका निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, उगते सूरज का भूमि जापान, बचपन से रटते आ रहे, आज काम आ गया। तो यहाँ पे तीसरा, एक का तीसरा कहाँ कहाँ है, एक का तीसरा यहाँ नहीं है, तो ये कट गया, यहाँ काटेंगे, ठीक, यहाँ भी नहीं है तो ये भी कट गया, तो यहाँ दो जगह है होल्ड। मध्य रात्रि सूर्य की भूमि, हजार झीलों की भूमि, ब्रज की भूमि, है ना, ब्रज की भूमि, तो ये देखो ब्रज की भूमि जो है तुम्हारा ये भूटान है। ब्रज नहीं होना चाहिए, ब्रिज होना चाहिए भाई, ब्रिज, ठीक है ना, क्योंकि भूटान जो है टेरेन उसका जो है ज्यादातर पहाड़ी और ये वाला एरिया है ना, घास को जंगलों वाला, तो ये ब्रिज होना चाहिए, ठीक है ना, तो ये आंसर डी सही है, ठीक है ना। ये देखो बी का आंसर देखो, मध्यरात्रि की भूमि जो है अपना नॉर्वे है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और सी का दो, ये फिनलैंड है, झीलों का भूमि, हजार झीलों का भूमि फिनलैंड, ठीक है ना, क्यों फिनलैंड जो है ना ये तट से ऐसे तट बनाता है, ठीक है ना, बहुत सारा झील इस तरह से ऐसे बनता है, उसको दांतुला बोलते हैं, पंजे का आकार का झील है वहां पे, ठीक है ना, फिनलैंड। चलिए नेक्स्ट, अकरा राजधानी है कहाँ पे, तो घाना की राजधानी अकरा है, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चन ऐसे है, इस पर डिस्कस करने की अलग चीज। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, ठीक है ना, तो इसका आंसर है तेलंगाना से नहीं गुजरती है, लेकिन आंध्र प्रदेश से गुजरती है, ठीक है, याद रखिएगा, आंध्रा से गुजरती है।
तो उत्तर प्रदेश से गुजरती है, उड़ीसा भी गुजर, छत्तीसगढ़ से आंध्र, एक और स्टेट है जो कि मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। 59 में देख लीजिए, ये तुम्हारा जो है मध्य प्रदेश से भी गुजरता है, तो एमपी भी याद रखिए, वो 5 स्टेट से गुजरता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया प्रस्तावना, ठीक है। प्रियम्बल जो है अमेरिका से लिया गया। तो बताइए फ्रांस से क्या लिया, फ्रांस से जो है लिए हैं हम लोग जो है, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से जो है प्रस्तावना का भाषा लिए हैं, याद रखना, यहीं पे भाषा, प्रस्तावना का भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, ये याद रखिएगा। फ्रांस से क्या लिए हैं, तो प्रस्तावना में 3 शब्द सुने होंगे फ्रांस से, जो ये लिए हैं ना अपन, 3 शब्द क्या बोलते हैं, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, 3 शब्द जो है फ्रांस से लिए हैं। जर्मनी से क्या लिए हैं, तो जर्मनी से जर्मनी के वायुमंडल गणना से राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो है मौलिक अधिकार जो है, जो निलंबन है, वो वहां से लिए, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिए हैं, तो दक्षिण अमेरिका से क्या लिए हैं भाई, साउथ अफ्रीका से। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो ये 1833। इसमें 3 फेज है, याद रखिएगा, एक 1700 आपका 73, ठीक है, ठीक है, और क्या यहाँ पे क्या पूछा, बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत के गवर्नर जनरल, यानी 1833, ठीक है। ये क्या आएगा आपका 1858, ठीक है। ये 3, देखिए यहाँ पे क्या था कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, ये सॉरी, एक सेकंड, ये जो ये बंगाल का जो गवर्नर था ना, उसको पदनाम दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को 1833 में दिया गया भारत के गवर्नर जनरल, और फिर भारत के गवर्नर जनरल का यहाँ पे नाम बदल के 1858 में क्या कर दिया गया था, ये जो 1857 का महान क्रांति के बाद, तो वायसराय कर दिया गया था। ये 3 फेज याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है, तो खीरा भी जायद में होता है, तरबूज भी खरबूजा, क्योंकि 2 यानी रबी और जो है खरीफ और रबी के बीच में जब जो फसल उगाते हैं उसको जायद बोलते हैं, तो तीनों सही है, मतलब सभी सही। महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है, तो सिलिका और निकेल, सिलिका और एल्यूमिनियम, तो ये सिलिका और मैग्नीशियम है, ये महासागर प्रॉपर्टी बोला है ना, याद रखिए। एंगस मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत के विश्व जीडीपी में कितना हिस्सा था, तो ये 32% था, है ना, काफी था, और आज 2-3% ही बहुत हुआ। कौटिल्य किस संस्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, तो तक्षशिला में थे, याद रखिएगा, ठीक है ना, कौटिल्य। नेक्स्ट है, इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था, तो ये कार्ल मार्क्स, है ना। कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि राज्य था ही नहीं, ठीक है ना, राज्य होने ही नहीं चाहिए, है ना, वो साम्यवाद की बात करता है ना, राज्य विहीन समाज की बात करता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है, तो ये डेनमार्क भी है, बेल्जियम भी है, कनाडा भी है ना, सब है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से कौन क्या जारी करता है, तो रीट जारी करता है, 5 प्रकार का रीट, याद रखिएगा, 5 प्रकार का रीट, ठीक है। पॉलिटी में इसको रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन था, ये जगजीवन राम जी थे, ठीक है, याद रखिए। अच्छा ये देखिए, राजेंद्र प्रसाद क्या था, खाद्य और कृषि मंत्री, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है, निम्नलिखित में कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था, यानी जब हमारा आजादी का संघर्ष चल रहा था तो उसी समय, तो ये सब चीज स्वतंत्र और समानता का अधिकार देंगे, ये बात भी ठीक है, अल्पसंख्यकों का अधिकार देंगे, हाँ एकदम ठीक है, यानी अल्पसंख्यक भाषा वगैरह को ये भी संरक्षण देंगे, ये सब बात पहले ही हो चुका था। कब पूर्ण स्वराज को जब जो झंडा फहराए थे 1929 में, है ना, लाहौर, उस समय ही ये सब हो चुका था। और सार्वभौमिक वयस्क अधिकार देंगे, ये भी नेहरू जी बोल चुके थे, यानी सब ठीक है, ठीक है ना, ये तो करना ही था, तो ये पहले ही स्वीकृति हो चुका था, ये तो हम करेंगे ही करेंगे। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है, यानी देखिए, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा, मतलब अपना आइडेंटिटी की उपेक्षा, मतलब अनादर करना भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है ना, जब हम अनादर ही कर देंगे तो समस्या कहाँ दिखेगा, तो ये दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा ये नाम हेडगवार याद आया, आरएसएस से जुड़े हुए आदमी, ठीक है ना, याद रखिएगा, कभी आ जाए तो कभी वहां पे कभी एलिमिनेशन वगैरह में काम आ जाएगी, क्या विचारधारा है, तो ये याद रखिए। ये भी आरएसएस से गोवालकर, और ये भी तो, ठीक है ना, ये सब महात्मा गांधी आरएसएस से जुड़े, ठीक है।
वर्ष 1846 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य और कृषि, अभी बताए थे ना। अगला क्वेश्चन ये भी डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध और अंग का मैदान किसके हिस्से में था? तो मध्य गंगा का मैदान। हाँ, एकदम सही बात है। ऊपरी गंगा का मैदान जो है अलग है, वो ऊपरी गंगा का मतलब समझे, वो आपका जो है वो एरिया हो जाएगा आपका वैशाली टाइप का, ठीक है। ठीक है, निम्न गंगा का मैदान फिर इधर आएगा साउथ वाला एरिया, है ना। तो ये मध्य वाला भाग एरिया जो है, ये अंग और मगध का बात कर रहे हैं, ठीक है। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो महात्मा गांधी किया था। कब किया था भाई? असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये स्थापना 1921 में हुआ था, ये याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो ये लाहौर अधिवेशन में बताए थे। राजेंद्र प्रसाद इनके अध्यक्ष थे 1929 में। यहीं पे पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित हुआ था, पूर्ण स्वराज, ठीक है। अच्छा, ये स्वराज शब्द का इस्तेमाल कब हुआ था? तो ये याद रखिएगा 1906 का अधिवेशन, याद रखिए 1906। जलप्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से बहुत सारा जोग जो है शरावस्ती नदी पर है या नहीं? कपिल धारा कावेरी, धुआंधार गोदावरी में, तो ये गलत है। 85 का आंसर देखिए इनका। कपिल धारा जल पर नर्मदा नदी पर है, तो ये कावेरी पर नहीं है, नर्मदा पर है, ठीक है, ये याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है धुआंधार गोदावरी पर नहीं है, धुआंधार नर्मदा पर है, ठीक है, ये भी नर्मदा पर है। और आपका जो है जोग जो है कहाँ पे है? जोग वाला सही है श्रावस्ती, ठीक है, ये वाला सही है। माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, असम में पाया जाता है, ठीक है ना। कौन सा नदी में? ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो लखनऊ में है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो ये हर्यक वंश थे, ठीक है, याद। कश्मीर की घाटी कांगड़ा और कुल्लू घाटी में स्थित है, शिवालिक में नहीं। कांगड़ा और कुल्लू जो ट्रांस हिमालय तो वो पार हो गया, ये तो गलत ही है। सबसे लास्ट वाला बात कर रहा है और ये वाला बात सबसे ऊपर वाला बात कर रहे थे, दोनों तो नहीं होगा। मध्य हिमालय और लघु हिमालय में है, ठीक है, ये याद रखिए, जो उत्तराखंड वगैरह ये सब। नेक्स्ट है शीतकालीन फसल ऋतु, विंटर क्रॉप सीजन को भारत में किस नाम से जानते हैं? तो रबी, है ना। शीतकालीन जो है ना, जनवरी यानी अक्टूबर, अभी जो है अभी से लेकर जो है मार्च अप्रैल तक इसका होता है, ठीक है ना, टाइम, इसको रबी बोलते हैं, ठीक है ना। पृथक मिथिला राज्य की मांग का भौगोलिक आधार मुख्य रूप से बिहार के किस क्षेत्र की विशिष्ट सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक पहचान पर आधारित है? गंगा नदी के दक्षिण नहीं, ये तो मगध और ये तो अलग है ना, ये तो नालंदा वाला एरिया हो गया, ठीक है ना। तो ये राजगीर वाला एरिया, नालंदा राजगीर का एरिया मान लो ऐतिहासिक दृष्टि से। गंगा नदी के उत्तर में गंडक और महानदी नदियों के बीच में, हाँ ये कोसी वाला है, ठीक है ना, ये वाला है मिथिला राज्य की बात कर रहे हैं। ऐसे ये व्यर्थ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, टुकड़े करके कहीं मिलेंगे। हाँ, लेकिन ये बात मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, ये प्रशांत किशोर ने ये कहा कि बिहार में जो 38 जिला है ना, पुलिस 2 जिला मिला के, ठीक है ना, तो इसको जो है ना कम से कम 70 से 80 जिला यहाँ पे बिहार में होना चाहिए, क्योंकि कुछ जिले इतने बड़े हैं कि उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना थोड़ा सा जो है मुश्किल होता है, ठीक है। नालंदा जिले में स्थित तोलहारा का पुरातात्विक स्थल, जहाँ एक प्राचीन बौद्ध महाविहार तोलहारा महाविहार के अवशेष मिले हैं, किस प्राचीन नदी की एक सूखी हुई धारा के पास स्थित है? तो ये सक्रिय है, ठीक है, याद रखिए। बिहार की नवीनतम औद्योगिक और लॉजिस्टिक नीतियों के तहत राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एमएमएलपी की स्थापना कौन सा स्थान रणनीतिक दृष्टि से स्ट्रेटेजिक, याद रखें, स्ट्रेटेजिक रूप से उपयुक्त है? तो इनमें सारे सही है, ठीक है। प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग और पूर्वी समर्पित कॉरिडोर यानी ईस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जंक्शन बिंदु यानी जैसे फतुहा और गया, ये भी बात सही है। और नेपाल सीमा के पास समुद्री ही प्रमुख व्यापार केंद्र जो है हमारे रक्सौल और जोगबनी, हमारे घर के आसपास है जोगबनी, ठीक है ना, रक्सौल, क्योंकि नेपाल वाला को यहीं से, नेपाल में जो है ना ये जोगबनी में ड्राई पोर्ट बना हुआ है, ड्राई पोर्ट, ड्राई पोर्ट, ठीक है, ठीक है, लॉजिस्टिक व्यवस्था पर डिपेंड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये क्या हो गया?
एक सेकंड, कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जोगबनी में ड्राई पोर्ट बना है, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग एक, राष्ट्रीय जल मार्ग एक जो गंगा नदी की स्थित बंदरगाह, ये भी ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें ऑल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बरेला झील सलीम अली जुब्बा शाहनी पक्षी अभयारण्य, जिसे स्थानीय रूप से बरेला ताल भी कहा जाता है, बिहार के किस जिले में स्थित एक प्रमुख गोखुर झील है। गोखुर समझे, ये नदी ऐसे करके बह रहा था, ठीक है ना। एक दिन ऐसा ही कटते कटते ऐसे करके घूम गया, ठीक है। अगली बार क्या है, नदी सीधा हो जाता है और ये ऐसे करके छूट जाता है, ठीक है ना, और इसमें पानी रह जाता है, तो इसको गोखुर झील बोलते हैं, ऑक्सबोल लेक बोलते हैं, ठीक है ना। ये वैशाली जिला में, बेगूसराय में कौन सा है पता है ना, जिसको फर्स्ट रामसर साइट भी मिला है, ठीक है ना, रामसर साइट का दर्जा मिला, ठीक है, ठीक है, याद रखिए। बेगूसराय में जो है आपका मिला हुआ है। इसका नाम बेगूसराय में जो है ये आपका, अभी एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम था, ठीक है। सॉरी मैं बोल रहा हूँ, आप लोग कमेंट में बताना। अरे पहला नाम बड़ा मस्त नाम है, बोल रहा हूँ, सॉरी, ठीक, ध्यान रखिएगा। एग्जैक्ट ट्यूनिंग होती है माइंड की। बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के क्रम में राज्य के पहले तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र किन जिलों में सफलतापूर्वक स्थापित किया और कार्यान्वित किए गए हैं, तो दरभंगा और सुपौल में कर चुका है, ठीक है। दरभंगा में तो बहुत पहले हो गया, नया नया सुपौल में भी हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार के मैदानी इलाकों में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक होने का प्राथमिक भौगोलिक कारण क्या है। मैदानी इलाका में जनसंख्या क्यों है, क्योंकि खनिजों की प्रचुरता थी, तो पहाड़ी इलाका में होता है। गहन कृषि का समर्थन करने वाला उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, हाँ है ना, कृषि कार्य करके हम लोग जीवन यापन कर लेते हैं, इसलिए समतल भूमि पे ज्यादा जो कि जनसंख्या रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सविना अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने किस विशिष्ट मांग को लेकर प्रसिद्ध नंगी हड़ताल किया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था बेहतर भोजन नहीं, नंगी भाई कपड़ों की नहीं करेंगे, तो ये स्वदेशी निर्मित धोती और लंगोट की इसकी मांग को लेकर, ठीक है। देख रहे हो उस समय हड़ताल करते थे, अंग्रेजों को नाक में दम कर रखा था सब लोगों ने, है ना। तुम जेल ले जाओ, जेल में परेशान करेंगे, बाहर छोड़ो, बाहर परेशान करेंगे, छोड़ के जाओ बस, है ना। आज हम पॉलिटिशियन को नहीं भगा पाते, जो एक बार सत्ता में बैठ गए हैं उनको नहीं भगा पाते, बुरी बात है, चलो क्या कर सकते हैं। 1939 में सारण जिले के अंबारी में किसान सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुए प्रख्यात विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी को एक जमींदार के एजेंटों द्वारा बेरहमी से पीटा गया, इस जिससे राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फैल गया। किसको पीटा गया, ये देखो राहुल संकंता, इनको बहुत अच्छे लेखक भी थे, ठीक है। तो ये कहाँ से जुड़े हुए थे राहुल संकंता, तो ये सारण जिले से, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट कई बार पूछते थे। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में किसके नेतृत्व में रक्षाबंधन समारोह मनाया गया, जो बिहार में स्वदेशी आंदोलन के प्रसार का प्रतीक था। तो ये सतीश चंद्र चक्रवर्ती जी थे, जो कि स्वदेशी आंदोलन के समय में अच्छा खासा भूमिका निभाए थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, बिहार प्रांतीय किसान सभा ने किस वार्षिक अधिवेशन में औपचारिक रूप से जमींदारी प्रथा हटाओ का प्रस्ताव अपनाया, जो उनके एजेंडों में एक क्रांतिकारी बदलाव था। ये हाजीपुर में था, ठीक है ना, 1935 से, ठीक है ना। ऑल इंडिया जो है, ऑल इंडिया किसान सभा के द्वारा ये हुआ था, ठीक है ना। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1935 में हाजीपुर में वार्षिक अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना, और जमींदारी प्रथा को हटाने का बात हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका स्थापना जो था 1929 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो ये सोनपुर में ही हुआ था शायद, हाँ सोनपुर में स्थापना हुआ था इसका। ये कहाँ गया, बिहार प्रांतीय किसान सभा, ठीक है ना। बाद में 1936 में जब शाहजानंद सरस्वती जी ऑल इंडिया किसान सभा का निर्माण करते हैं, तो ये इसमें विलय हो जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा, अब आखिरी मैसेज ये है कि जो आखिरी क्वेश्चन तक, यानी देखिए आखिरी क्वेश्चन 58 मिनट, यानी 60 मिनट जो अपने दिए होंगे लगातार ये सोच के कि भाई हम करेंगे, तो वो 100 क्वेश्चन किए होंगे, और 100 क्वेश्चन हम मान के चलिए कुछ एक्स्ट्रा भी तो बताए, ऑप्शन वगैरह भी तो काटे, तो 125 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस किए अपन, है ना। जो 5 मिनट देख के लगा क्या क्या इसका वीडियो देखेंगे, इसका वॉच टाइम क्यों बढ़ाएंगे, क्या बकवास कर रहा है, भागो, वो वापस कहाँ चले गए शॉर्ट्स देखने, उनसे उसको क्या मिला वो खुद ही, है ना, वो खुद ही अपने आप को पूछ ले, ठीक है। लेकिन जो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं उनको मेरा हृदय से, एकदम गर्वित हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं कि आप 100 क्वेश्चन तक आए। इनसे मेरा भला जो हुआ हुआ, आपका भला ज्यादा हुआ, क्योंकि आपने 125 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, है ना, सुने, मेरी आवाज आपको कानों तक गया,
आपके आंखों ने उनको देखा तो वो एग्जाम में जरूर काम आता है, ठीक है ना। आप खुद से पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, ये वीडियो उस टाइम देखो जब आपको पढ़ने का, सेल्फ स्टडी करने का मन ना करता हो, किताब पढ़ने का, और आपके पास नेट हो, मोबाइल हो, टैबलेट हो, तो आप इसको देखो, आराम से देखो, प्रैक्टिस करो, है ना। या आप पूरा पहले लगा लो, फिर आप आंसर मिलाओगे तो सोल्यूशन करने में टाइम लगेगा, तब 1 घंटे तो दोगे ना सोल्यूशन में, तब ये करो, ठीक है। कि चलो, है ना। चलिए, और इन्हीं के साथ धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपका मन है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है ना। सब्सक्राइब करने से ज़्यादा ज़रूरी है शेयर कीजिए, है ना। शेयर करने से आपका ये जो है ना, जो होता है ना कि हेल्प करने का नेचर, वो आपको दिखता है और करना ही चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेट 2 में मिलेंगे, ठीक है, अगले दिन।